you can see the screen as well, so that we can start. जी यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। Yes, sir. जी सर, आपकी स्क्रीन भी क्लियर है और आपकी आवाज भी। सही। जब अगर सारी बातें क्लियर, देखिए लास्ट टाइम हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया था, हमने जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लिया था। आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हमें जो है वो बस अब कुछ छोटी छोटी सी बातें करनी है। आज हम बात करेंगे टेलीस्कोप्स की। देखिए अगर टेलीस्कोप का मकसद आपको याद दिला दूं, देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप से आप उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो नेकेड आई से नजर आते हैं, छोटे होते हैं, लार्ज करना चाहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो छोटे होते हैं, नेकेड आई से नजर भी नहीं आते, लेकिन आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं। टेलीस्कोप से आप जिन बॉडीज को देखते हैं, फॉर एग्जांपल आज आप मून को देखना चाह रहे हैं, तो मून का अपना साइज जो है वो कोई बहुत छोटा साइज जो है वो नहीं है। ठीक है, मून का जो अपना साइज है वो कोई बहुत छोटा साइज नहीं है, वो बहुत बड़ा है। सिर्फ क्या बात है, वो हमसे बहुत दूर है। तभी टेलीस्कोप का नाम टेलीस्कोप पर, टेली का मतलब डिस्टेंस है। तो टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और टेलीस्कोप का मकसद मैग्निफिकेशन नहीं है, टेलीस्कोप का मकसद है दूर के ऑब्जेक्ट को आपसे करीब कर देना। ठीक, अब ये टेलीस्कोप बनाई कैसे गई? टेलीस्कोप के अंदर आपके पास जो है वो दो लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। एक आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, एक आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूसरा लेंस आपके पास आईपीस होता है। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस उसको कहते थे जो ऑब्जेक्ट के नजदीक हो, और आईपीस उसको कहते थे जो आई के नजदीक हो। टेलीस्कोप में ऐसा नहीं है। टेलीस्कोप में वो लेंस जो आई के नजदीक है वो आईपीस कहलाएगा, और जो लेंस आई से दूर है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मून है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, आपका लेंस इन्फिनिटी पे तो नहीं है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है वो ऑब्जेक्टिव है, नहीं, वो लेंस जो आई से दूर है वो ऑब्जेक्टिव है। फोकल लेंथ का रिलेशन याद रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ आईपीस ज्यादा होती थी और ऑब्जेक्टिव कम होती थी। यहां पर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आईपीस से ज्यादा नहीं होगी, बल्कि बहुत ज्यादा होगी। क्यों? देखिए हमें लेंस बड़ा बनाना है। क्यों बड़ा बनाना है? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो जो रेज हमारे पास आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब फर्ज करेंगे इन पैरेलल रेज के रास्ते में मैंने एक ऐसा लेंस लाके रखा। पहले मैं कुछ रेज बना दूं ताकि बात मेरी वाज़ेह हो सके। सही। अगर मैं इसके रास्ते में कोई लेंस लाके रख देता ऐसा, तो सिर्फ ये दो रेज ऐसी थी जो इमेज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि इन्फिनिटी पे है, जो रेज हम तक आएंगी उनकी तो एनर्जी ऑलरेडी बहुत कम है। अगर इमेज बन भी गया तो वो इतना डार्क और डल इमेज बनेगा कि आप देख नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे वो कैमरा जिनके अंदर नाइट मोड या नाइट विजन मोड नहीं होता, आप उनसे अगर रात के अंधेरे में पिक्चर लें तो कुछ भी नजर नहीं आना। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस लेंस को बड़ा कर दिया जैसे कि ये, तो ये लेंस क्या करेगा? ये लेंस जो है वो तमाम लाइट रेज को गैदर करेगा और एक ब्राइट इमेज बना देगा। यही वजह है कि आप टेलीस्कोप से ब्राइट ऑब्जेक्ट को नहीं देखते। आप टेलीस्कोप से कभी सन को नहीं देखेंगे, क्योंकि सन ऑलरेडी इतना ब्राइट है कि आप उसे नहीं देख पाते। टेलीस्कोप तो इस उसूल के तहत बनाया गया कि वो तमाम रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देगा। तो जब आप नेकेड आई से सन को नहीं देख पा रहे तो आप टेलीस्कोप से तो बिल्कुल भी देखना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा है, आईपीस की कम है। दूसरी बात, टेलीस्कोप के अंदर ये दोनों लेंसेज जो है वो कोएक्सियल हैं। कोएक्सियल का मतलब दोनों का ऑप्टिकल सेंटर सेम पॉइंट पर। अगर मैं यहाँ पर वो एक रेफरेंस लाइन जो हम लेंस में बनाते थे वो भी बना दूं, बात थोड़ी और वाज़ेह हो जाएगी। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस। अब जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। देखिए अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो रेज हम तक पैरेलल आती हैं। ये बात अब आपको याद होनी चाहिए, उसूल है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वो आपस में पैरेलल होंगी ये जरूरी है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ये जरूरी नहीं। तो यहां पर रेज ऐसी आएंगी, एक रे ये आई, एक रे यहां पर आई। ये दोनों रेज आपस में पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं। तो हमें याद है पैरेलल रेज लेंस के केस में एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती थी।
जिस पॉइंट को हम नाम देते थे सेकेंडरी फोकस का। तो ये जो पॉइंट है एफ डैश, ये एफ डैश हमारे लिए कहलाता है क्या? सेकेंडरी फोकस। और सेकेंडरी फोकस की खास बात ये होती है कि या तो ये प्रिंसिपल फोकस के बिल्कुल नीचे होगा या ये प्रिंसिपल फोकस के बिल्कुल ऊपर होगा। यानी इसका मतलब है कि फोकल लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे लिए कहलाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यहां कहीं पर जो है वो इमेज बन जाएगा। अब आपका जो आईपीस है वो इस ऑब्जेक्ट को देखेगा। आपने क्या किया? आपने लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को ऐसे एडजस्ट किया कि वो इमेज जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया वो आईपीस के भी प्रिंसिपल फोकस पे आ जाए। तो नतीजा ये निकलेगा कि रेज ऐसे आएंगी, ये रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाएगी, दूसरी रे यहां से गुजरेगी, इस तरह के वो पैरेलल रहेगी। तो अब आपका ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पर था, आपका जो फाइनल इमेज है वो फाइनल इमेज भी कहां पर है? इंफिनिटी पर। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे लिए कहलाएगा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इस टेलीस्कोप को आप नाम देते थे क्या? फोकस्ड फॉर इंफिनिटी। अब अगर कोई एक ऐसा फायदा क्या हुआ ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे, इमेज भी इंफिनिटी पे, फायदा ये हुआ कि पहले आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे जो इंफिनिटी पे था, अब आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया। तो इस टेलीस्कोप ने क्या किया? दूर के ऑब्जेक्ट को आपसे क्या कर दिया है? करीब कर दिया है। ठीक, तभी हमने कहा कि टेलीस्कोप का असल मकसद जो है वो मैग्निफिकेशन नहीं है, टेलीस्कोप का असल मकसद है दूर के ऑब्जेक्ट को आपसे करीब कर देना। ये कहलाता था फोकस फॉर इंफिनिटी। अगर आप लेंथ निकालना चाहेंगे तो जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है, उस लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता था एफ ओ प्लस एफ ए। अब शायद कुछ बच्चों को वो न्यूमेरिकल याद आ जाए कि पैरेलल रेज एंटरिंग द फर्स्ट लेंस लीविंग द सेकंड एज पैरेलल। मैंने वहां पर पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको शॉर्टकट बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एफ और एफ ई को ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो टेलीस्कोप फोकस फॉर इंफिनिटी का केस है। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकाली जाती है एफ ओ ओवर एफ ई से। यहीं से आपको एक कंडीशन भी नजर आ रही है कि एफ ओ को एफ ई से ज्यादा होना चाहिए। टेलीस्कोप के हवाले से ये दो इक्वेशंस हैं जो आपको अच्छी तरह जो है वो याद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखें अगर आप बात करते हैं टेलीस्कोप के बने हुए इमेज की, तो टेलीस्कोप जो इमेज बनाती है वो इमेज आपके पास जो है वो लार्ज है, लेकिन इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड इन द सेंस कि वो अपसाइड डाउन होगा। अच्छा, ये जो अपसाइड डाउन है ये हेवनली बॉडीज के केस में इसलिए मैटर नहीं करता कि अगर आप मून को देखेंगे, ठीक है, अब आप जो है वो चांद को देख रहे हैं जो आसमान में मौजूद है, वहां पे उसके चांद के सीधे और उल्टे होने से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज अगर आप इस टेलीस्कोप को एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करें जो जमीन पर है, तो उसका उल्टा सीधा होना हमारे लिए मैटर करता है। जो टेलीस्कोप अभी हमने जिक्र की, जिसका हमने जिक्र किया, वो कहलाती है क्या? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकस फॉर इंफिनिटी। अब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एक ऐसी टेलीस्कोप है जिससे आप उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो जमीन पर मौजूद हैं। सिर्फ फर्क क्या है? जी अली मोहम्मद नासिर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आप बता रहे थे कि उसका इन्फिनिटी में इमेज में बनने का क्या फ़ायदा है? हाँ, अच्छा, मैंने इन्फिनिटी पे बनने का फायदा नहीं बताया, मैंने ये बताया कि ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे, इमेज भी इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि पहले आप उस ऑब्जेक्ट को देखते थे जो मून है, अब आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जिसे मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ, यानी वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से करीब हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर ये पैरेलल इमेज हमारा इन्फिनिटी में बन रहा है, तो क्या हाँ वो हमारी आँखों में मतलब लेंस में कन्वर्ज होगा? हमें बिल्कुल फ़ोकस होगा। होगा हमारी आँखों में? देखें, ह्यूमन आई तो वर्चुअल इमेज भी देखती है ना, ह्यूमन आई तो वर्चुअल इमेज भी बनती है, देखती है जो डाइवर्जिंग रेस से बनता है। तो ह्यूमन आई के अंदर तो ये टेंडेंसी मौजूद है कि वो डाइवर्जिंग रेस से बनने वाला इमेज भी देख ले। पैरेलल तो फिर भी देखा जा सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पर अब अली मोहम्मद नासिर ने सवाल किया तो मैं एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं। देखें, एक बात तो मैंने आपको समझा दी कि टेलीस्कोप का मकसद जो है वो इमेज को बड़ा करना नहीं है, दूर के ऑब्जेक्ट को करीब कर देना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत बड़ा है, हमसे थोड़ा भी करीब होगा हमें बड़ा नजर आने लगेगा। ये पैरेलल क्यों बनाया, फोकस फॉर इंफिनिटी क्यों किया? देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप ह्यूमन आई की बात करें, मैं इसको
अगर नीचे मूव कर दूं, देखिए अगर आप ह्यूमन आई की बात करते हैं तो ह्यूमन आई तो हर तरह का इमेज देखती है। ह्यूमन आई वो इमेज भी देखती है जो पैरेलल रेस से बना, ह्यूमन आई वो इमेज भी देखती है जो डाइवर्जिंग से बना, ह्यूमन आई वो इमेज भी देखती है जो कन्वर्जिंग से बना। ह्यूमन आई तो हर तरह का इमेज देख लेगी। फर्क क्या पड़ेगा? अगर रेस कन्वर्जिंग है तो ह्यूमन आई को उन्हें रेटिना पे कन्वर्ज करना है, रेस ऑलरेडी कन्वर्जिंग थे, ह्यूमन आई को ज्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ेगी। यानी यहां पर एफर्ट सबसे कम है, ठीक है। पैरेलल को कन्वर्ज करने में थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट होगी, तो यहां पर एफर्ट बढ़ जाएगी। और डाइवर्जिंग, क्योंकि रेस डाइवर्जिंग है, आई को उन्हें कन्वर्ज करने में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक। दूसरी चीज क्या होती है? मैग्निफिकेशन। अगर मैं मैग्निफिकेशन के एतबार से देखूं तो अब अगर आपके जहन में वो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस है तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे। जब रेस कन्वर्ज होती हैं तो इमेज छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, लार्ज भी बनता है। यानी यहां पर इमेज मैग्नीफाई होगा लेकिन सबसे कम मैग्नीफाई होगा। पैरेलल में इमेज बिल्कुल मैग्नीफाई होगा और डाइवर्जिंग में इमेज जो है वो हाईली मैग्नीफाइड होगा। तो शायद अब आप मेरी बात समझ पाए। अगर रेस कन्वर्जिंग होती है ना तो ह्यूमन आई पे स्ट्रेस भी कम होता है, मैग्निफिकेशन भी कम होती है। अगर रेस डाइवर्जिंग होती हैं तो ह्यूमन आई पर स्ट्रेस भी ज्यादा होता है, मैग्निफिकेशन भी ज्यादा होती है। जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं तो हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज साइज पर कर रहे हैं और थोड़ा सा मैग्निफिकेशन पे कर रहे हैं। हमने फोकस फॉर इंफिनिटी बनाया क्यों? क्योंकि अगर मैंने रेस को डाइवर्जिंग बना दिया तो मैग्निफिकेशन तो बढ़ जाएगी लेकिन ह्यूमन आई के ऊपर स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। और अगर मैंने रेस को कन्वर्जिंग बना दिया तो ह्यूमन आई के लिए आसानी हो जाएगी लेकिन मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी। तभी हमने फोकस फॉर इंफिनिटी बनाया है, क्योंकि पैरेलल रेस में एफर्ट जो है वो कन्वर्जिंग के मुकाबले में ज्यादा होगी लेकिन डाइवर्जिंग के मुकाबले में कम होगी। और वही हाल मैग्निफिकेशन का भी है। इसलिए हम फोकस फॉर इंफिनिटी बनाते हैं कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस पे कॉम्प्रोमाइज करें और थोड़ा सा मैग्निफिकेशन पे कॉम्प्रोमाइज करें। अली मोहम्मद नासिर, बात कुछ वाज़ेह हो रही है? जी सर, जी सर। ठीक। बिल्कुल। अगर बात जो है वो वाज़ेह हो गई तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप बनाना चाहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सिर्फ एक फर्क है। वो फर्क क्या है? देखिए टेरेस्ट्रियल एस्ट्रोनॉमिकल में आपके पास दो लेंसेज थे, ऑब्जेक्टिव, आईपीस, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव था, एक आईपीस था। अब होना क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव ने यहां कहीं पर इमेज बनाया, ठीक है, फिर आईपीस इसका इमेज बनाएगी। हम क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में एक लेंस जो है वो और लाके रख देते हैं। और अब समझिए इस लेंस का फायदा क्या है। वो इमेज जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया वो इस लेंस के 2f पर होता है, वो इस लेंस के 2f पर होता है। वो इमेज जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया वो इस लेंस के कहां पर आ जाएगा? 2f पे आ जाएगा। अच्छा, लेंस के 2f पे आने का फायदा क्या होता है? ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस, इसको हम नाम देते हैं फील्ड लेंस। ये जो लेंस है ये हमारे पास क्या कहलाता है? फील्ड लेंस, या जिसको इरेक्टिंग लेंस भी कह दिया जाता है क्योंकि ये इमेज को इरेक्ट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f ऑफ फील्ड लेंस पे है तो इमेज भी 2f ऑफ फील्ड लेंस पे ही बनना है। सिर्फ फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि ये इमेज को उल्टा कर देगा। तो अब जब आईपीस इमेज बनाएगा तो वो सीधा इमेज बनाएगा। यही रीजन है जब आप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं तो वो मैग्नीफाइंग पावर भी FO ओवर FE ही से निकाली जाती है, क्योंकि फील्ड लेंस ने मैग्निफिकेशन में कोई किरदार अदा नहीं किया। फील्ड लेंस ने सिर्फ क्या किया? आपके उल्टे इमेज को क्या बना दिया? सीधा बना दिया। तो एस्ट्रोनॉमिकल में और टेरेस्ट्रियल में सिर्फ एक फर्क है, टेरेस्ट्रियल में एक इजाफी लेंस होगा जो कि कौन सा लेंस कहलाता है? फील्ड लेंस कहलाता है, जिसका काम है आपके उल्टे इमेज को जो है वो सीधा कर देना, मैग्निफिकेशन सेम रहेगी। फिर आपने टेलीस्कोप की एक टाइप और पढ़ी जिसको हम नाम देते थे क्या? गैलीलियन टेलीस्कोप।
जिसको आप नाम देते थे क्या, गैलीलियन टेलीस्कोप। अच्छा, गैलीलियन टेलीस्कोप में और एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सिर्फ एक ही फर्क है। वो फर्क क्या है कि यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे कि ये। एस्ट्रोनॉमिकल के अंदर जो आईपीस होता था वो भी आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होता था, लेकिन यहां पर जो आईपीस है, उस आईपीस की खास बात ये होती है कि जो आपके पास आईपीस होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। जो आईपीस है वो आपके पास कॉनकेव है, ऑब्जेक्टिव अभी भी कॉन्वेक्स है। फायदा ये होता है कि गैलीलियन टेलीस्कोप जो फाइनल इमेज बनाती है वो इमेज इरेक्ट होता है, वो इमेज जो है वो इरेक्ट होता है। ठीक, मैग्नीफाइंग पावर इसकी भी क्या रहेगी, एफ ओ ओवर एफ ई। यहां पर अगर आप लेंथ निकालना चाहेंगे तो वो होगी एफ ओ माइनस एफ ई। और शायद आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो कि सर ये सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, एल इक्वल एफ ओ प्लस एफ ई, क्योंकि गैलीलियन टेलीस्कोप में आईपीस कॉनकेव लेंस है, तो उसके लिए एफ ई कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव पुट कर दूं तो वो एफ ओ माइनस एफ ई बन जाना है। ठीक है, हमें जो है वो ये वाली बात मालूम होनी चाहिए कि गैलीलियन टेलीस्कोप में और एक आम टेलीस्कोप में क्या फर्क है। गैलीलियन टेलीस्कोप का आईपीस कॉनकेव लेंस होगा, गैलीलियन टेलीस्कोप जो इमेज बनाएगी वो इरेक्ट इमेज होगा, और गैलीलियन टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन तो एफ ओवर एफ ई है, अगर आप एल की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी एफ ओ माइनस एफ ई। और वो एफ ओ माइनस एफ ई क्यों बन रही है, क्योंकि आईपीस क्योंकि कॉनकेव लेंस है, तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो यहाँ पर नेगेटिव होगी। फिर एक आखिरी इंस्ट्रूमेंट जो इस चैप्टर में हमें जो है वो पढ़ना है, वो आपके पास था स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, वो आखिरी इंस्ट्रूमेंट आपके पास होता था क्या, स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। और स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम का मतलब है बैंड्स ऑफ कलर। और बैंड्स ऑफ कलर क्या है, जब भी व्हाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है तो डिस्पर्जन होती है। अब ये डिस्पर्जन आप प्रिज्म से भी करवा सकते हैं, ये फिनोमेना आप जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इवन जो डिस्पर्जन है वो तो पीस ऑफ ग्लास स्लैब से भी हो जाया करती है। किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोप में टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 कॉलीमेटर, नंबर 2 टर्न टेबल, जिसके ऊपर आपने वो मीडियम रखा हुआ होगा जो लाइट को डिस्पर्स करेगा। वो आपके पास प्रिज्म भी हो सकता है, वो आपके पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी हो सकता है, और एक यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे क्या, टेलीस्कोप। किसी को याद है कॉलीमेटर क्या होता था? अगर किसी बच्चे को याद हो कि कॉलीमेटर क्या होता है। हाँ चले, अरीबा बताना चाह रही है जी। अरीबा, जो आपके लाइट रेस को पैरेलल करते हैं, स्ट्रेट करते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। हाँ, कॉलीमेटर उस लेंस को आप कहते थे जो लाइट रेस को क्या बनाते हैं, पैरेलल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। इस लेंस के फोकस पे आपने सोर्स ऑफ लाइट ला के रखी हुई है, जिसका आपने स्पेक्ट्रम बनाना है। नतीजा क्या निकलेगा, रेज जो है वो इस तरह आएंगी बाहर, लेकिन जब कॉलीमेटर से पास होंगी तो कॉलीमेटर से गुजरने के बाद वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल बन जाएंगी। तभी आपने इसको नाम दिया हुआ है किसका, कॉलीमेटर का। ये कॉलीमेटर हो गया, यानी 1। इसके रास्ते में आपने यहां पर रखी हुई है क्या, एक अदद टर्न टेबल। ठीक है, ये आपके पास जो है वो टर्न टेबल हो गए। इस टर्न टेबल के ऊपर आप प्रिज्म भी रख सकते हैं, इस टर्न टेबल के ऊपर आप जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी रख सकते हैं। फर्ज कर ले मैंने यहाँ पर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म कुछ भी बना दिया। लाइट इससे पास होगी तो लाइट जो है वो कुछ इस तरह फिर जाएगी, और इसके दूसरी तरफ बेसिकली हमने क्या लगाई हुई होगी, एक अदद टेलीस्कोप। इसके दूसरी तरफ हमने जो है वो एक टेलीस्कोप लगाई हुई। तो ये हमारे पास
टेलीस्कोप है, और ये सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, टर्न टेबल। अब स्पेक्ट्रम क्यों बनाए जाते हैं, उनका फायदा क्या होता है, वो सारी कहानी आपको याद होगी कि मटेरियल में स्पेक्ट्रम की हैसियत वही होती है जो आपके पास किसकी हुआ करती है, फिंगरप्रिंट्स के इंसानों में। जिस तरह आप इंसानों को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिंगरप्रिंट्स, आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेक्ट्रम, क्योंकि एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम दूसरे एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से मैच नहीं करता। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 फिलहाल हमारे लिए जो है वो कंप्लीटेड है। फिलहाल हमें इसके अंदर और जो है वो कोई काम नहीं करना। अच्छा, चैप्टर में मैंने आपको थिन लेंस फॉर्मूला वगैरह के न्यूमेरिकल जो है वो लास्ट टाइम बिल्कुल करा दिए थे। आज हमें जो है वो एक न्यूमेरिकल जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का और एक जो है वो टेलीस्कोप का, अगर मुझे न्यूमेरिकल जो है वो फौरन मिल गए तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको जो है वो सॉल्व जरूर करा दूं। वैसे डायग्राम अटैच कर देता हूँ, मुझे याद आया, ये देखेंगे ना तो आपको शायद वो गैलीलियन टेलीस्कोप याद आ जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरे साथ न्यूमेरिकल, चले मैं न्यूमेरिकल जो है वो अली मोहम्मद नासिर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, अली मोहम्मद नासिर। सर आपने पिछली क्लास में जो बताया था कि Q माइनस जी के बराबर है, मतलब जब D 25 सेंटीमीटर है। हाँ, ये हम अप्लाई कब करते हैं कि हम लेंस के इतने सारे केसेस और न्यूमेरिकल्स देखते हैं? जब जब शार्प फोकस दिखा हो, जब जब क्वेश्चन के अंदर जो है वो जुमला इस्तेमाल हो शार्प फोकस का, आप तब जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं। मुझे 2 मिनट दें तो मैं ये क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करा ही देता हूँ। ठीक है, सर आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अच्छा देखिए, अब ये 2 न्यूमेरिकल है जो मुझे सॉल्व कराने हैं। अगर आप देख लें सॉल्व करेंगे कैसे। पहला सवाल तो बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा सा ब्लर शायद आपको अभी लग रहा हो, आपको मैं जो सेंड करूंगा तो शायद थोड़ा ज्यादा बेहतर नजर आए।
एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन 1000, आपको m गिवन है। एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 15, FO गिवन है। मुझे फोकल लेंथ ऑफ आईपीस चाहिए यानी FE चाहिए, तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, m इक्वल FO ओवर FE। ये बन जाएगा क्या, 1000 इक्वल FO ओवर FE। आपको नजर आ रहा है कि FE की वैल्यू क्या बन जाएगी, 15 ओवर 1000 यानी 0.015 मीटर। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा और आईपीस की कम है। असल न्यूमेरिकल ये वाला है, देखें, जिसका अभी इन्होंने जो है वो अली मोहम्मद नासिर ने जिक्र भी किया। सवाल देखिए, a compound microscope has an objective with a focal length of 10 millimeter and a tube 100 millimeter. So मुझे FO गिवन है कितना, 10 millimeter, मुझे लेंथ गिवन है कितनी, 100 millimeter. Image is produced 250 millimeter from the eye. देखें अब ये इन्होंने वैल्यू आपको दे दी। अगर आप किताब पढ़ें तो शायद किताब के अंदर एक और क्वेश्चन मौजूद है, वहां ये जुमला इस्तेमाल होगा, वरना बुक के अंदर एक एग्जाम्पल मौजूद होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जहां पे जुमला इस्तेमाल होगा। इस पूरे जुमले की जगह अगर वो सिर्फ ये लिख देते ना, शार्प फोकस, तो इसका मतलब यही होता कि इमेज डिस्टेंस इज 250 मिलीमीटर। अगर इमेज डिस्टेंस 250 नहीं होगा तो फिर वो शार्प फोकस जुमला इस्तेमाल नहीं करेंगे और फिर वो आपको कोई डिस्टेंस की वैल्यू दे देंगे, लाइक 225 मिलीमीटर। किताब के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें उन्होंने 225 दिया हुआ है। बुक के अंदर जो एग्जाम्पल है उन्होंने जुमला शार्प फोकस इस्तेमाल किया हुआ है। तो शार्प फोकस जब भी इस्तेमाल होगा, इसका मतलब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगा, विच इज 25 सेंटीमीटर और 250 मिलीमीटर। तो ये मुझे वैल्यू गिवन है किसकी, QE की 250 मिलीमीटर। When object is 12 millimeter from the objective, मुझे P नॉट गिवन है कितना, 12 मिलीमीटर। मैग्निफिकेशन मांगना है। देखिए अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सवाल आएगा तो हमें याद है मैग्निफिकेशन का मतलब होता है क्या, MO इंटू M E। और अगर आप MO की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको चाहिए होगा Q नॉट ओवर P नॉट। ME निकालना चाहेंगे तो Q नॉट ओवर PE। अब मेरे पास QE मालूम है और P नॉट मौजूद है, मुझे बाकी चीजें निकालनी है। मैं न्यूमेरिकल की पूरी हिंट दे रहा हूँ, कंप्लीट करके जरूर देखिएगा, बगैर कैलकुलेटर के कीजिएगा, ताकि ना सॉल्व हो तो आप मुझसे पूछ सकें कि करना क्या है। अगर मैं आईपीस से शुरू करूं तो 1 ओवर FE, 1 ओवर PE, QE। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आपको जो है वो अगर क्वेश्चन में गिवन है, अच्छा सवाल में जो है वो आपको फोकल लेंथ ऑफ आईपीस जो है वो गिवन नहीं है, इसका मतलब मैं आईपीस से नहीं बल्कि कहां से स्टार्ट करूं, ऑब्जेक्टिव से, जिसका डेटा पूरा है, F नॉट, P नॉट, Q नॉट। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मेरे पास कितनी है, 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 12। तो ये बनेगा 1 ओवर 10, 1 ओवर 12, 1 ओवर Q नॉट। तो 1 ओवर Q नॉट क्या बनेगा, 1 ओवर 10 माइनस 1 ओवर 12। अगर एलसीएम लेना आता है तो शायद आपको याद आ जाए कि 10 और 12 का एलसीएम अगर मुझे गलत समझ में नहीं आता तो 60 होना चाहिए, क्योंकि 60 दोनों से हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कुड हैव डन, मैंने पहली बार बात कही थी कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर में एक्सचेंज करके लिख दें, फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। 1 ओवर Q नॉट इक्वल 2 ओवर 10 और 120 और 12 क्या बन जाएगा, 120। तो इतना तो अब आप कर सकते हैं कि Q नॉट का आंसर 60 मिलीमीटर आएगा, क्योंकि मेरी सारी वैल्यूज जो है वो मिलीमीटर में। जब आपने Q नॉट निकाल लिया तो L बराबर होगा Q नॉट प्लस PE के। L मुझे 100 गिवन है, अगर मुझे गलत याद नहीं है बिल्कुल 100 है। Q नॉट आपने 60 निकाल लिया, आप यहां से PE निकाल लेंगे। 100 माइनस 60 क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, अब तो आपके लिए काम आसान है क्योंकि QE आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आप, मैंने आपसे कहा था कि मैं सिर्फ हिंट दूंगा, लेकिन ये शायद मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया। वैल्यू पुट करेंगे, M इक्वल इक्वेशन 1 बिकम्स, फॉर्मूला क्या है, Q नॉट ओवर P नॉट इंटू QE ओवर PE। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो Q नॉट की जगह आप क्या पुट करेंगे, 60। P नॉट अगर मुझे गलत याद नहीं तो 12 था, बिल्कुल सही। फिर QE की जगह पुट करेंगे 250। एक बार याद दिला रहा हूं, मैं मैग्निफिकेशन में माइनस साइन पुट करने का अधीन नहीं हूं। किताब के अंदर वो एक डिफरेंट कन्वेंशन यूज करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, दोबारा कर रहा हूं, पढ़ेंगे, कंफ्यूजन रहे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अब जो सिर्फ आपको चाहिए था PE, वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40।
इस पूरे को आपने जो है वो सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके जो है वो मैग्निफिकेशन की जो है वो वैल्यू निकालनी है। मेरा ख्याल है सिंप्लीफिकेशन कोई बहुत यहाँ पर जो है वो मुश्किल सिंप्लीफिकेशन नहीं, कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, मैंने आपको ये बात समझा दी कि अगर सवाल में वो QE नहीं देंगे तो आपको सवाल में जुमला नजर आएगा शार्प का, उस शार्प से आपको ये हिंट मिल जाएगी कि ये आपके पास जो है वो इमेज डिस्टेंस 250 मिलीमीटर है। इमेज डिस्टेंस थिननेस फॉर्मूला ऑफ आईपीस पे अप्लाई करेंगे तो आप माइनस में पुट करेंगे, मैं मैग्निफिकेशन में माइनस पुट नहीं करता। यहाँ आकर चैप्टर नंबर 10 हमारे लिए जो है वो कंप्लीटेड है। तो इसका मतलब है कि मैंने आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 6 जो है वो रिव्यू करा दिया है। अब आज जो है वो गालिबन जो है वो मंडे है। मैं ये चाहता हूं कि आप सारे बच्चे जो है ना वो एक 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 कॉम्प्रिहेंसिव और एक ग्रैंड टेस्ट दे दें इन चारों चैप्टर का। तो आज मंडे है, अगर मैं ये टेस्ट रख दूं लेट्स से ट्यूसडे को, यानी कल वाला ट्यूसडे नहीं, पूरा एक वीक बाद जो ट्यूसडे आपके पास आएगा, तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? जिन बच्चों को एतराज है वो हैंड रेज कर सकते हैं, सिर्फ एतराज वाले। जिनको एतराज नहीं है वो अच्छी बात है कि ऐसी रहे। ठीक, तो ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एक ग्रैंड टेस्ट होगा, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10। टाइमिंग जो है वो आपकी, अगर ट्यूसडे को वैसे अगर कोई एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करे और ये बता दे ट्यूसडे को आपकी क्लासेस होती? सर मैं AQ भी पढ़ता हूँ ना, तो ट्यूसडे को AQ की क्लासेस भी होती हैं। अच्छा, लेकिन 12 से 3। हाँ ठीक, 12 से 3 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टेस्ट जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे रख सकते हैं। 3 बजे आपकी क्लासें खत्म हो जाएंगी, 1 घंटा आपके पास, आप लंच ब्रेक हो, नमाज पढ़नी है या आपने कोई रिव्यू करना है। तो ट्यूसडे को 4 से 5 टेस्ट होगा। मैं एक दफा आप जो है वो अनाउंसमेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लगा दूंगा, गूगल क्लासरूम पे भी अनाउंसमेंट लगा दूंगा। आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 का। अच्छा, मैंने गूगल क्लासरूम पे कुछ पेपर अपलोड किए हुए हैं, अगर चाहें तो आप उनको लिफ्ट करा सकते हैं, उनको देखें, उन्हें सॉल्व करें। कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, आप गूगल क्लासरूम पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ज्यादातर के सोल्यूशन अपलोड किए हुए हैं। लेकिन उन सोल्यूशंस का एक्सेस मैं सिर्फ उन बच्चों को देता हूँ जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया हुआ होता है, और वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन होता है कि उसके बाद कुछ पूछने की नीड नहीं होती। अभी तक तो खैर कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर आपको नीड हो फील फ्री, आप मुझसे बिल्कुल जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे आपकी जो है वो कम से कम 1.5 आवर लॉन्ग सेशन लेने हैं। तो क्या मुझे बता सकते हैं कोई दिन ऐसा है जिसमें आपकी क्लास नहीं होती? जी युसरा। सर सैटरडे और ट्यूसडे क्लास नहीं होती। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है कि सैटरडे और ट्यूसडे जो है वो सिर्फ AKU वाले बच्चे जो है वो क्लास दे रहे होते हैं। अली मोहम्मद नासिर, ऐसा ही है? यस सर। ठीक लेकिन है, चलें, तो अगर ये इम्पोर्टेंट है तो फिर मैं एक सेक्रीफाइस कर लेता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल मिस ना करें। मैं क्लास की टाइमिंग ऐसी रख दूंगा कि आपको कुछ मिस ना करना पड़े। तो अगर हम जो है वो फिर होपफुली मैं सैटरडे को क्लास रखूंगा, लेकिन सैटरडे को क्लास जो है ना वो आपके लिए थोड़ा जो है वो अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी, यानी आप कह लें कि हो सकता है वो 10 बजे से हो। तो किसी बच्चे को इस बात पे एतराज है अगर मैं सैटरडे को सुबह 10 बजे क्लास रख दूं? चलिए, बस ये ज़हन में रखिएगा, जो आपके 10 है ना वो मेरे 9 होते हैं, तो मुझे तो आपसे और ज्यादा जल्दी क्लास लेनी होगी। तो बस ये ठीक है, हम सैटरडे को जो है वो एक एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे, कम से कम 1.5 आवर लॉन्ग तो होगा। ठीक है, और हो सकता है मुझसे 2 आवर का भी बना दे, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि टाइम कम है। बजाय इसके कि मैं कम क्लासों में आपको ज्यादा पढ़ा दूं, मैं ज्यादा क्लासें लेके आपको उतना ही पढ़ा दूं। मेरे लिए थोड़ा सा जो है वो ओवरबर्डन रहेगा, लेकिन आपको इसका डेफिनेटली जो है, हो सकता है आपके लिए भी ओवरबर्डन आप हो रहे हो कि सर एक्स्ट्रा क्लास, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो सैटरडे मैंने 2 अनाउंसमेंट किए हैं। ट्यूसडे को हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होगा, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 का। उससे पहले कोशिश करें
गूगल क्लासरूम पे जितने टेस्ट हैं उन्हें अटेम्प्ट कर लें। कंफ्यूजन है बिल्कुल मुझसे पूछे, मैं बुरा नहीं मानता। दूसरी बात, कमिंग सैटरडे हम जो है वो एक एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे, ठीक है, और वो एक्स्ट्रा सेशन जो है वो सुबह 10 बजे के आसपास होगा। मैं अनाउंसमेंट जो है वो बिल्कुल उसकी कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, गूगल क्लासरूम पे भी। बस ये ध्यान में रखिएगा कि सैटरडे मॉर्निंग आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। जो कुछ आज पढ़ा दिया गया इससे मुताल्लिक किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है तो अब आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अदरवाइज अब हम जो है वो यहीं से रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में। ठीक, अगर किसी के जहन में जो है मेरे ख्याल से कोई एक बच्चा पूछना चाह रहा है। जी यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइन सर। सर ये जो एंगुलर क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी आपने 10.10 पे सवाल दिखाया है, वो एक बार ना व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा ताकि हम उसे सॉल्व कर लें। आप इसकी बात कर रहे हैं? सर नहीं, 10.10 इससे पहले जो आप करवा रहे थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा, ये वाला। जी सर। अच्छा, मैं तो ये नोट्स आपसे शेयर करता हूँ ना, तो ये क्वेश्चन आपके पास आप व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना, तो जी वहां पर सर। ये जब नोट्स आपके पास आएंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो उसी के अंदर अटैच जो है आपके पास जो है वो बिल्कुल आ भी जाएगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। ठीक, नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं जो हूँ वो सेकेंडरी के कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ाऊंगा। तो हम शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और सिर्फ एक बात अगर कोई बच्चा जल्दी से बता दे, आज की क्लास आपकी जो है वो 1:45 तक ही होती है, राइट? क्योंकि मैं इसमें हमेशा जो है वो कंफ्यूज हो जाता हूँ। जी यूसुफ। यस सर। ठीक, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह अगली क्लास में रिज्यूम करेंगे और स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी फिजिक्स से, इलेक्ट्रिसिटी से।